Hello students, good morning students. Today we are going to discuss our new topic which is slope of demand curve and elasticity of demand. In our last video we have already discussed the questions which are arises due to the use of the percentage change method. There was two questions. One was why should change in quantity and the price be considered as a percentage change, and the second one was why should minus sign be prefixed in the equation estimating the elasticity of demand. Now in this video we are going to discuss our new topic, slope of demand curve and elasticity of demand. What is the difference between the slope of demand curve and elasticity of demand? In this video we are going to discuss this difference between the two topics. The first one, slope of demand curve. If we talk about the slope of demand curve, the slope of demand curve shows the total change or the absolute change in the quantity demanded in relation to an absolute change in the own price of the commodity. अगर हम बात करें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की, तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है वो डिमांडेड क्वांटिटी और प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है, या हम ये कहें एब्सोल्यूट चेंज के बीच में, डिमांडेड क्वांटिटी और प्राइस में जो एब्सोल्यूट चेंज है उस चेंज के बीच में जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को अगर हम डिस्कस करते हैं तो वो कहलाता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. लेकिन अगर यही रिलेशनशिप जो है वो हम एब्सोल्यूट चेंज में नहीं बल्कि परसेंटेज चेंज में अगर डिस्कस करते हैं तो वो कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जैसा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने अभी इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है. तो हमने देखा था परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी, ये कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो हमने क्या बात की थी इसके अंदर, परसेंटेज चेंज की. लेकिन जैसा कि अभी हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हम जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर परसेंटेज चेंज ही क्यों लेते हैं, एब्सोल्यूट चेंज क्यों नहीं लेते हैं. और उसका रीज़न भी हमने देख लिया था कि वाई वी शुड यूज़ द परसेंटेज चेंज इंस्टीड ऑफ एब्सोल्यूट चेंज. लेकिन जब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट चेंज की, कि प्राइस में जो चेंज हुआ है उसकी वजह से डिमांडेड क्वांटिटी में जो चेंज आया है, अगर उसको हम एब्सोल्यूट फिगर्स में बात करते हैं तो वो कहलाता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. तो जैसा कि इस डिस्कशन में अभी अपने को मतलब इस पैराग्राफ में अपने को दे रखा है, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शोज द टोटल चेंज और द एब्सोल्यूट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू अ एब्सोल्यूट चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो किसकी बात हुई है इसमें, एब्सोल्यूट चेंज की, या जो टोटल चेंज हुआ है उसकी. वहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द अदर हैंड शोज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. किसकी बात की है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिलेशन टू द सम परसेंटेज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो सीधी सी बात आपको लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि जब हम एब्सोल्यूट चेंज की बात करते हैं डिमांडेड क्वांटिटी में ड्यू टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो वो कहलाता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. और जब हम यही बात परसेंटेज चेंज में करते हैं, यानी परसेंटेज चेंज इन डिमांडेड क्वांटिटी ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द ऑन कमोडिटी, तो वो कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्लियर स्टूडेंट? तो देखिए अगर इसको हम फॉर्मूले की फॉर्म में देखें कि क्या फॉर्मूले होंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का, तो जैसा कि अभी अपने को इस डायग्राम के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है और स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का मतलब क्या है. तो देखिए इस डायग्राम में आपको सीधे से समझ में आ रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी इज 25 देन द डिमांडेड क्वांटिटी फॉर दैट कमोडिटी इज 30 यूनिट्स. देखिए जहाँ पर प्राइस जो है वो 25 है, वहाँ पर हमारी डिमांडेड क्वांटिटी कितनी है, 30 यूनिट्स की. और जब प्राइस हमारी 30 रुपीज़ हैं तो हमारी डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो ओनली 20 यूनिट्स की हैं. तो ये हम ये कहें कि जब हमारी प्राइस 30 रुपीज़ थी तो डिमांडेड क्वांटिटी जो थी वो 20 यूनिट्स थी. जैसे ही हमने अपनी प्राइस को डिक्रीज़ किया 25 पर लेकर के आए, हमारी डिमांडेड क्वांटिटी इंक्रीज होकर के 30 यूनिट्स के लिए हो गई. तो अब देखिए प्राइस में कितना वेरिएशन हुआ, कितना चेंज हुआ, 30 से 25 हुई प्राइस, तो 5 रुपीज़ का चेंज आया, यानी प्राइस 5 रुपीज़ फॉल हो गई, गिर गई. वहीं पर डिमांडेड क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, डिमांडेड क्वांटिटी पहले थी 20 यूनिट्स जो कि इंक्रीज होकर के बाद में 30 यूनिट्स हो गई हैं. तो डिमांडेड क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, 10 यूनिट्स का. तो चेंज इन क्यू जो है वो है 10 इंक्रीज हुआ है. अब अगर हम बात करें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व की, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए यहाँ पर जैसा अपने को दिया हुआ है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व
एट अ पॉइंट सी, यानी ये जो पॉइंट दे रखा है आपको सी पॉइंट, जहाँ पर कट कर रही हैं दोनों लाइंस, प्राइस और डिमांडेड क्वांटिटी जहाँ पर डिसाइड हो रही है पॉइंट सी पर, उस पॉइंट सी पर अगर हम स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे लिए चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। क्या होता है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का फॉर्मूला? चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। तो देखिए अभी यहाँ पर चेंज इन पी कितना हुआ था, 30 से 25 पर आ गई थी, तो 5 रुपीज़ का चेंज हुआ माइनस का, यानी डिक्रीज हुई है, तो -5 का चेंज हुआ पी में। और क्यू जो है हमारी वो 20 से 30 यूनिट्स हो गई, यानी 10 यूनिट्स का चेंज हुआ है प्लस में। तो हमने इसको फॉर्मूले में पुट किया, यहाँ पर चेंज इन पी आया था हमारा -5, जबकि चेंज इन क्यू था हमारा 10 प्लस का। सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर आएंगे -1/2। ठीक है, ये तो हुआ हमारा स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कि किस तरह से स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैलकुलेट होगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे लिए चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू। वहीं अगर हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, वहीं सेम पॉइंट पर एट अ पॉइंट सी, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला आपने कल जो आपने लास्ट वीडियो जो देखा था उसमें ही देखा था आप लोगों ने, चेंज इन चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। चेंज इन पी डिवाइड में रहेगा आपके और डिवाइड में एक रहेगा क्यू, तो यानी फॉर्मूला है हमारा चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। पी का मतलब आपको पता है इनिशियल प्राइस होता है, क्यू का मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी, चेंज इन क्यू का मतलब है क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ, और चेंज इन पी का मतलब प्राइस में कितना चेंज हुआ। अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं तो चेंज इन क्यू जो था वो था हमारा 10, चेंज इन पी आया था हमारे पास में -5, वहीं पर प्राइस जो है जो इनिशियल प्राइस थी वो थी हमारी 30 रुपीज़। ये देखिए इसके अंदर इनिशियल प्राइस जो थी हमारी 30 रुपीज़ थी, और इनिशियल क्वांटिटी जो थी वो थी हमारी 20 यूनिट्स। तो इसको हमने फॉर्मूले में रखा है, यहाँ पर फॉर्मूले में रख करके उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएंगे हमारे पास में वो आएंगे 3। कितने आएंगे आंसर? ये देखिए इसमें फॉर्मूले में रख करके और उन्होंने सॉल्व किया इस पूरी चीज़ को, तो आंसर आ रहे हैं हमारे पास में 3। वहीं पर अगर हम देखें स्लोप ऑफ डिमांड कर्व का आंसर, तो वो आंसर आ रहा था हमारा -1/2, या फिर हम ये भी कह सकते हैं -0.5। तो देखिए यहाँ पर स्लोप ऑफ डिमांड कर्व और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों के आंसर जो है बिल्कुल डिफरेंट आए हैं। तो अब इससे क्या डिसीजन निकलता है या क्या आउटकम आता है अपना? दस वी फाइंड दैट while the slope of demand curve is simply the ratio between the change in price and change in quantity, वहीं elasticity of the demand is the multiple of the two ratios, यानी change in Q upon change in P into P upon Q, इन दोनों का मल्टीपल है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है वो केवल रेशियो है बिटवीन द चेंज इन पी एंड चेंज इन क्यू में। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये डिसीजन निष्कर्ष हुआ हमारा। सेकेंड थिंग, इन द अबव इलिस्ट्रेशन स्लोप यानी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व वो होगा हमारा -1/2, शोज दैट द चेंज इन प्राइस बाय 1 यूनिट इज रिलेटेड टू एन अपोजिट चेंज इन द क्वांटिटी बाय 2 यूनिट्स। यानी अगर हम प्राइस के अंदर 1 यूनिट का चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट जो होगा वो क्वांटिटी डिमांडेड पर डबल होगा, यानी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 2 यूनिट्स चेंज हो जाएगी, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर हम प्राइस रिड्यूस करेंगे तो डिमांडेड क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम प्राइस इंक्रीज करेंगे तो डिमांडेड क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। द प्राइस बाय द 1% आगे दिया हुआ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 3 ऑन द अदर हैंड शोज दैट द a change in price by 1% causes a opposite change in the quantity by 3%। जबकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये शो करता है कि अगर हम प्राइस के अंदर 1% का भी चेंज होगा तो उस केस में डिमांडेड क्वांटिटी में 3% का चेंज जो है वो हमारे को देखने को मिलेगा। तो आई थिंक स्टूडेंट इस पूरे डिस्कशन से और इस इलिस्ट्रेशन से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैसे कैलकुलेट होगी, और दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस जो है वो क्या है। जैसा कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व एब्सोल्यूट चेंज को बताता है, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन क्वांटिटी। वहीं पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बताता है परसेंटेज चेंज को, और ये शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन द मल्टीपल ऑफ द टू रेशियोज लाइक द चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। तो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन द
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अगर स्लोप ऑफ डिमांड पर पूछा जाए तो आपको चेंज इन पी अपॉन चेंज इन क्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करके वो स्लोप बताना है। वहीं पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो उस केस में आपको चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू वाला फॉर्मूला पुट करके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो कैलकुलेट करना है। क्लियर स्टूडेंट? तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्टिंक्ट सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लियर स्टूडेंट? टिल देन गुड बाय।